हेलो व्यूअर्स, ये है इस सीरीज के सीजन 1 का लास्ट पार्ट और हाल फिलहाल में मैंने एक पोल किया था जिसका आंसर मुझे मिल चुका है। तो फिर मैं द डार्क मेज रिटर्न टू एनलिस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन लाऊंगा, पर इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं पहला पार्ट थोड़ा लंबा लाना चाहता हूं। तो फिर आप थोड़े दिनों तक इंतजार करिए, पर तब तक इस वीडियो को एंजॉय करिए। हमें रेसन को व्हाइट टाइगर के सामने दिखाया जाता है जो कि कहता है मैं इस टेस्ट को जरूर पास कर लूंगा। तभी व्हाइट टाइगर उसकी तरफ अटैक करने को बढ़ जाता है। तो रेसन कहता है क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है अपनी स्पीड में, और वो उसके अटैक को डॉज करके बड़ी ही स्पीड से पीछे बढ़ने लगता है। व्हाइट टाइगर रेसन की स्पीड को बिल्कुल ही मैचअप नहीं कर पाता और वो अचानक से ही रेसन के पास आकर उसे खाने की कोशिश करता है, पर रेसन वहीं से ही गायब हो जाता है और व्हाइट टाइगर की साइड में आकर अपने मोस्ट पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है, वो भी अपनी वेट प्रोफिशिएंसी स्किल के साथ, जिससे हमें एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है जिसे देख के रेसन खुश हो रहा रहता है। पर तब तक व्हाइट टाइगर घुर्राते हुए अपने पंजे से रेसन की तरफ अटैक करता है, जिस अटैक को रेसन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो फिर अब वो उसे डॉज नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो अपनी सेल्फ डिफेंस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। पर उस व्हाइट टाइगर का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि रेसन नीचे ग्राउंड में टकराता है, जहां पर बहुत बड़ा ही गड्ढा हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रेसन की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है क्योंकि उसने अपना बेस्ट ट्राई किया था डिफेंस करने के लिए, पर फिर भी उसकी कुछ हड्डियां अभी भी टूट चुकी थी। व्हाइट टाइगर की इतनी ज़्यादा अटैक पावर को देख के रेसन केव की तरफ जाने लगता है। हालांकि रेसन की स्पीड व्हाइट टाइगर से बहुत ज़्यादा है, पर व्हाइट टाइगर पावर के मामले में रेसन को कई गुना ज़्यादा सरपास करता है। हमें केव के अंदर दिखाया जाता है जहां पर हैम्पटन रेसन की चोटों पे दवाई लगा रहा रहता है। रेसन खुद को इस वजह से रिकवर खुद से नहीं कर रहा रहता क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही माना चला जाता उसका, जो कि अभी उसके लिए एकदम ही घाटे का सौदा है। और दूसरी तरफ हैम्पटन रोते हुए कह रहा रहता है कि मुझे मर जाना चाहिए, मैं तो आपका शैडो हूँ। अगर आप खुद को एक बेट की तरह इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपको इतनी चोटें लगती नहीं। एक शैडो को उसके मालिक के लिए मरना इतनी भी बुरी मौत नहीं होती। पर रेसन साफ सुथरा मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता, जिसे सुन के हैम्पटन पूरा ही हैरान हो जाता है। पर तब तक व्हाइट टाइगर बाहर से बहुत तेज का घुर्राता है, जिसे सुन के हैम्पटन तो पूरा घबरा जाता है, पर रेसन एकदम ही शांत रहता है और वो खुश होते हुए कहता है पहले तो मुझे ये चीज़ वियर्ड लगी थी, पर सच में ही व्हाइट टाइगर यहाँ पर नहीं आ सकता। हैम्पटन पूछता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा वियर्ड था क्या? तो रेसन बताता है जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो फिर हमें बहुत कम ही गॉब्लिन से सामना करना पड़ा था। हम लोग सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड गॉब्लिन एरिया में थे। इसका मतलब इसी केव में जितने भी गॉब्लिन्स थे उन सभी को ही सील कर दिया गया था और इसी वजह से उन सब का वेस्ट इसी केव में इकट्ठा होता रहा। और व्हाइट टाइगर के लिए इसकी स्मेल एकदम पॉइजन की तरह काम कर रही है, पर हम लोग इसके पास हैं फिर भी हमें कुछ नहीं हो रहा। इसका एक ही मतलब हो सकता है, शायद से सिस्टर एविलिया ने हमारे लिए इस चीज़ को एक सेफ हाउस जैसे रखा है। हैम्पटन ने एकदम ही भोला सा बन के कहता है कि अब मैं समझ गया, सिस्टर एविलिया ये चाहती थी कि हम लोग सेफ रहें इस वाइट टाइगर से। अगर ये हमारे सामने आ जाए, जब तक हैरिया हम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ पर नहीं आ जाती। रेसन मना करते हुए कहता है नहीं, हालांकि वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट रूट होगा, पर फिर भी वो हमारे लिए सबसे बेस्ट नहीं है। हम लोग व्हाइट टाइगर को मारने वाले हैं, जिसे सुन के हैम्पटन पूरा ही हैरान हो जाता है। पर तब तक रेसन उससे पूछता है क्या तुम्हें पैरालिसिस पॉइजन बनाना आता है? तो हैम्पटन कहता है हाँ मैं बना तो सकता हूँ, पर हमारे पास इतने इंग्रेडिएंट नहीं हैं कि हम लोग व्हाइट टाइगर को पैरालाइज कर सकें। रेसन कहते हैं मुझे इतना चाहिए भी नहीं, मुझे बस इतना चाहिए कि व्हाइट टाइगर उससे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाए। वो सोचता है कि अगर मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया तो फिर इसका रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा जितनी ज़्यादा इसकी डिफ़िकल्टी हाई है। हमें फिर दिखाया जाता है कि हैम्पटन ने उस पॉइजन को तैयार कर लिया रहता है। तो रेसन उसे ऑर्डर देते हुए कहता है कि वो जो गॉब्लिन्स की डेड बॉडीज पड़ी हैं उन्हें काटो और उनके ऊपर इस पॉइजन को लगा दो। हालांकि हैम्पटन इसे सुन के घबरा जाता है, पर वो ऐसा कर देता है। रेसन उन गॉब्लिन्स के बॉडी पार्ट्स को केव के बाहर फेंक देता है, जिस चीज से टाइगर कुछ ज्यादा ही तेज से घुर्राता है। पर रेसन वहीं पर ही शांति से बैठ के टाइम को काउंट करने लगता है और जब 30 मिनट पूरे हो जाते हैं तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता हुआ सोचता है
कि अभी दिन का सबसे ज़्यादा ही गर्म टाइम है और हमें बाहर वाइट टाइगर का भी सीन दिखाया जाता है जो कि गर्मी और उस मीट के चलते पूरा ही एग्जॉस्ट हो चुका रहता है। अंदर रेसन अपनी फाइट की तैयारी करते हुए सोचता है 11 साल के बच्चे को एक वाइट टाइगर को मारना ये तो एकदम इम्पॉसिबल सा टास्क है। इसका मतलब यहाँ पर सभी लोग क्रेजी हैं इस वर्ल्ड में। इस चीज के बारे में सिस्टर एविलिया को भी अच्छे से पता होगा, पर फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा इम्पॉसिबल सा टेस्ट दे दिया। वो ये देखना चाहती थी कि मैं 1 साल में कितना ज्यादा ही ग्रो कर चुका हूं, तो फिर अब मैं उन्हें दिखाऊंगा। और वो अपनी बॉडी का पूरा माना सर्कुलेट करने लगता है। रेसन उस टाइम को याद करता है जब वो पहली बार इस बॉडी में जागा था। तब से अब तक 2 साल बीत चुके हैं और 7 साल के बाद रेसन की डेथ का भी टाइम आने वाला है। इसी वजह से उसे इस वर्ल्ड में इतना बड़ा चेंज करना पड़ेगा ताकि पूरा वर्ल्ड ही बदल जाए। और ऐसा करने के लिए मुझे स्ट्रांग बनना होगा। एविलिया, डेकेट्रा, यहाँ तक कि प्रोटैगनिस्ट से भी, जो सोच के रेसन केव से बाहर निकल आता है और वो अपने माना को हाथ पे कंसंट्रेट करते हुए कहता है चलो तो फिर शुरू करते हैं अपने राउंड 2 को। पर तभी उसके सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी इतनी स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के चलते आपकी एक न्यू स्किल खुल चुकी है, ब्लिट्स टैक्टिक, जिसे देख के खुद रेसन भी हैरान हो जाता है। हमें रेसन की ट्रेनिंग दिखाई जाती है पिछले 1 साल में, जहां पर मैग्नर रेसन को प्रोफाउंड लॉस ऑफ फाइटिंग स्पिरिट रटवा रहा रहता है। और मैग्नर उसे बताता है कि इनका मतलब यह रहता है कि अगर तुम्हारी विल जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट होगी। पर रेसन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा रहता, तो मैग्नर कहते हैं क्यों ना तुम इसे देख के सीखो। रेसन भी कह देता है चलो तो फिर ठीक है, आप मुझे दिखाइए। तो मैग्नर बताते हैं अगर मैंने अपनी इस स्किल का इस्तेमाल किया तो अभी जो ये कॉन्टिनेंट है वो 2 टुकड़ों में बट जाएगा। चलो तो फिर इसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जिसे सुन के रेसन हंसते हुए कहने लगता है क्या सच में आप इस स्किल को ट्राई भी करने वाले हैं, वो भी सारे फैमिली के मेंशन में। पर जैसे वो इतना कहता है मैग्नर अपनी एनर्जी को निकालने लगते हैं, जिसे देख के रेसन कुछ ज्यादा ही घबराते हुए कहता है आपको इस स्किल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना आसपास के जितना भी जगह है वो सब कुछ ही तबाह हो जाएगा। पर तभी रेसन के सर पे जो बाल्टी रखी होती है वो रेसन के सर पे ही पर तभी रेसन के सर पे जो बाल्टी रखी रहती है वो रेसन के सर पे ही पलट जाती है। और कॉम्बैट किंग उससे कहते हैं तुमने ये चीज देख ली और इसे याद भी रखना। और हमें बताया जाता है जो फाइटिंग स्पिरिट होती है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है जितनी ज्यादा तुम्हारी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेसन कहता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा। रेसन की बॉडी से कुछ ज्यादा ही रेड कलर का पावरफुल ऑरा निकल रहा रहता है, जिसके चलते उसके आसपास की पूरी जमीन फट रही रहती है। और हमें पता चलता है कि रेसन के पास इस स्किल के लिए सिर्फ 3 ही सेकंड है। रेसन फुल स्पीड में व्हाइट टाइगर की तरफ बढ़ता है, पर उसकी फिजिकल एबिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी रहती हैं कि उसकी बॉडी उससे खुद ही कंट्रोल नहीं होती है। तभी वो विंड यूटिलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद की बॉडी को बैलेंस करता है और वो अपने माना को अपने फिस्ट में इकट्ठा कर लेता है और आखिरी सेकंड पे वो व्हाइट टाइगर के पास जाकर उसकी बॉडी पे हिट लगाता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख के हैम्पटन बहुत ज्यादा ही हैरान होता है। और हमें रेसन को दिखाया जाता है जिसके की फिस्ट अटैक से पूरे टाइगर के ही चिथड़े उड़ चुके रहते हैं और वो वहीं पर ही गिर जाता है। उसकी बॉडी के अंदर हमें ट्रांसेंडेंट चेलाइस को भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही बेकार हालत में होता है क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी रहती है। रेसन जमीन पे पड़े पड़े सोच रहा रहता है कि अभी मेरे पास इतनी भी एनर्जी नहीं है कि मैं कुछ बोल भी पाऊं। इस स्किल के कॉन्सिक्वेंसेस तो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, तो फिर इसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ाने में बहुत ज्यादा ही टाइम लगने वाला है। पर तभी उन दोनों लोगों को एक और दहाड़ सुनाई देती है। हैम्पटन घबराते हुए कहता है कि वहां पर एक और व्हाइट टाइगर भी है। रेसन जिसे सुन के कुछ ज्यादा ही हैरान होता है और जब वो उधर देखता है वो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि हैरिया ने उस व्हाइट टाइगर की हालत खराब कर दी होती है। और वो कहती है चलो तो फिर तुम्हारे किस्से को खत्म करते हैं, और वो एक डैगर निकाल के व्हाइट टाइगर की बॉडी के टुकड़े कर देती है। रिया को ऐसे खून में लिपटा हुआ देख के हैम्पटन डरते हुए कहता है कि तुम तो व्हाइट टाइगर से भी ज्यादा डरावनी भी लग रही हो। पर तभी रेसन इन सारी चीजों को देखने के बाद बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में बिल्कुल भी माना रहता ही नहीं है
और हमें सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देती है। हैरिया हैम्पटन से कह रही रहती है कि यंग मास्टर को अपनी पीठ पे कर लो और उन्हें अपने साथ ले चलो। रेसन हमें बताता है कि उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा ही दिनों तक सोता रहा। वो मेरे लिए ऐसा था कि मैं अपने सपने से जाग चुका था, क्योंकि मैंने खुद को उन दिनों तक खुद की बॉडी में ही देखा जहाँ पर मैं अपने ऑर्डिनरी काम कर रहा था, दिन में ऑफिस का काम और रात में एक बी ग्रेड नोवेल राइटर। इस दुनिया में आने के बाद मैं ये तो भूल ही गया था कि मैं रेसन की बॉडी में इतना टाइम बिताने के बाद मैं ये तो भूल ही गया था कि मैंने उसकी बॉडी को पजस कर रखा है। और हमें दिखाया जाता है कि रेसन अचानक से ही जागता है और वो अपने साइड में खड़ी हुई हैरिया से पूछता है कि आखिरकार मुझे जागे हुए कितने दिन हो चुके हैं। हैरिया जवाब देती है कि आप 3 दिनों से बेहोश थे। पर तभी वो अपने पास में पड़े हुए व्हाइट टाइगर को हर्ट को देख के चौंक जाता है। तो हैरिया उसे बताती है कि मैंने इसे आपके लिए रख लिया था, क्योंकि इसका हर्ट ज्यादा ही अच्छा एलेक्सर होता है माना को रिकवर करने के लिए। जिसे सुन के रेसन हैरिया को थैंक्स करता है और वो कहता है शायद से मेरी सिस्टर जानती थी कि तुम आने वाली हो, इसी वजह से उसने 2 टाइगरों को उस माउंटेन में छोड़ा था ताकि मुझे टाइम मिल सके एक टाइगर से डील करने का। पर एक चीज़ है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ही परेशान कर रही है। हैरिया पूछती है वो चीज़ क्या है। रेसन कहता है कि तुम्हारी स्किल्स के साथ तुम्हें माउंटेन के अंदर कदम रखते ही पता चल जाना चाहिए था कि वहां पर 2 व्हाइट टाइगर्स हैं। तुम व्हाइट टाइगर को अपने ऊपर लादे हुए भी इतना ज़्यादा स्लो चल रही थी। मेरे हिसाब से व्हाइट टाइगर इतना भारी भी नहीं था कि वो तुम्हारी स्पीड को कम कर सके। तो हैरिया हामी भरते हुए कहती है हाँ, व्हाइट टाइगर के चलते बिल्कुल भी मेरी स्पीड कम हो ही नहीं सकती थी। जिसे सुन के रेसन सोचता है जैसा कि मुझे लगा था तुम मेरी नोवेल की सबसे ज्यादा बेस्ट असैसिन हो। पर तभी वो कहता है इसका मतलब सिस्टर एविलिया ने तुमसे कहा होगा किसी और काम को करने को, पर अगर तुम्हारी पर्सनालिटी को देखा जाए तो तुम मुझे उस काम के बारे में बिल्कुल भी बताने नहीं वाली। जो सिस्टर थी वो मुझे टेस्ट करना चाहती थी, पर तुम्हारे पास सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी प्रोटेक्शन थी। इसी वजह से शायद से मेरी सिस्टर ने तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन मैजिक कास्ट कर दिया होगा। जिसे सुन के हैरिया कहती है हाँ, आप 100% ही सही हैं। और वो सोचती है कि ये जो सारे शब्द यंग मास्टर मुझसे कह रहे हैं वो मेरे लिए तो है ही नहीं, वो सारी चीज़ें वो लेडी एविलिया से कह रहे हैं। रेसन बेड से उठते हुए कहता है अब जबकि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो फिर मुझे अपनी ट्रेनिंग पे दोबारा जाना चाहिए। और हमें खिड़की के बाहर आसमान में एविलिया को दिखाया जाता है जो कि ये सारी बातें सुन रही होती है। और तभी ये सब सुनने के बाद वो वहां से गायब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई किसी से पूछ रहा रहता है कि आखिरकार वो अब कैसा कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वो डेकेट्रा रहता है। एविलिया जवाब देते हुए कहती है कि वो अभी भी सिर्फ सेकंड सर्कल पे ही है। डेकेट्रा कहता है कि 2 साल पहले उसके पास हर दिन कुछ नया रहता था शो ऑफ करने के लिए, पर लगता है कि अभी का वो और पिछले साल का वो कुछ ज़्यादा ही अलग हो चुके हैं। पर तभी एविलिया डेकेट्रा से पूछती है क्या मैं उसे अपने लोगों में शामिल कर सकती हूँ, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि तुम लोगों की वॉर से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हारी जो मर्जी चाहे वो करो, पर क्या तुम यंगेस्ट को कुछ ज़्यादा ही पसंद नहीं करती। तो एविलिया कहती है हालांकि वो एक मेज के तौर पे थोड़ा लैग कर रहा है, पर फिर भी वो उन सभी लोगों में से सबसे ज़्यादा शातिर है जिनसे मैं आज तक मिली हूँ। और उसे जितना सेल्फिश होना चाहिए वो उतना है, जो कि उसे और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है। तो फिर क्या आप इस चीज़ को परमिट करेंगे कि मैं उसे अपने लोगों में शामिल कर लूं? जिसे सुन के डेकेट्रा वहां से जाते हुए कहते हैं ये चीज़ खुद तुम्हें डिसाइड करनी है। जिसे सुन के एविलिया उन्हें थैंक्स करती है। और उस दिन के बाद टाइम पास होता ही रहा और आखिरकार 1 जनवरी ईयर 223 आ गया। मतलब कि तब से 3 साल गुजर चुके हैं। और तभी हमें रेसन को लेटे हुए दिखाया जाता है जिसके कि बाल कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके रहते हैं। और हैरिया उसे बताती है कि आपके लिए पैट्रियार्च का लेटर आया है। जिसे सुन के रेसन हैरिया से पूछता है क्या तुम मुझे मेरा पुराना वाला हेयर कट दे सकती हो। सीन शिफ्ट होता है जहां पर हैरिया रेसन के बाल काटते हुए पूछती है क्या आपने लेटर को पढ़ लिया है, जहां पर रेसन उसे बताता है कि हमें वापस से मेटन फैमिली के मेन रेजिडेंस में जाना होगा। और जैसा कि मेटन्स का रूल है 14 से 16 साल तक
आपको पिलग्रिमेज रिचुअल में पार्टिसिपेट करना ही होगा। हैरिया पूछती है इसका मतलब आप एक पिलग्रिमेज पे जाने वाले हैं? तो रेसन हामी भरते हुए कहते हैं हाँ, मैं इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने वाला हूँ और खुद के लिए आर्टिफैक्ट्स और खुद के लोग कलेक्ट करने वाला हूँ अपनी फैमिली के बाहर से, जैसे कि तुम हो। जिसे सुन के हैरिया कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। रेसन हैरिया से पूछता है तो फिर सबसे पहले तुम मेन रेजिडेंस में जाकर क्या करने वाली हो? तो हैरिया कहती है ज्यादा कुछ नहीं, हमारा रेजिडेंस को ज्यादा गंदा हो चुका होगा, तो फिर सबसे पहले मैं साफ करूंगी उससे और आपकी चीजों को अनपैक करूंगी। और तभी उसका हेयर कट भी हो जाता है और अब हमें रेसन के न्यू लुक को दिखाया जाता है। पर हैरिया रेसन से सेम सवाल करते हुए पूछती है कि आखिरकार आप क्या करेंगे जब आप मेन रेजिडेंस में जाएंगे? तो रेसन बताता है कि मैंने इस चीज के बारे में काफी वक्त पहले से ही सोच रखा था। मैं सबसे पहले वहां पर जाऊंगा। हमें उस जगह का नाम तो नहीं बताया जाता, पर हाँ, इसी लाइन के साथ हमारा ये पार्ट और इस सीरीज का सीजन 1 एंड होता है। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो फिर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।